बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होप कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, मेरा ये मीटिंग को रिकॉर्ड करने का मकसद, एक वीडियो आप लोगों के लिए बनाने का मकसद है कि आप लोगों को एक पैटर्न पर प्रिपरेशन करने का मेथड बता दिया जाए, और दूसरा कि कैसे कैसे अपनी बुक को फॉलो करना है, कैसे चीज़ों को मतलब लेके चलना है, और क्या सेशन हमारा होगा। चारों बुक्स की मैं यहाँ पे डिस्कशन कर दूंगा, जैसे कि सबसे पहले FAR 1 की, उसके बाद बिजनेस लॉ की, टैक्स की, और CME की। टैक्स, सबसे पहले तो मैं ये चीज़ बता दूं कि जो टैक्स है वो इस मरतबा चेंज हो चुका हुआ है। उसमें अक्सर स्टूडेंट जो मिस्टेक कर रहे हैं, वो सबसे बड़ी मिस्टेक क्या कर रहे हैं कि बच्चे कह रहे हैं कि हम ओल्ड लेक्चर ले लें और टैक्स को कवर कर लें। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप ओल्ड लेक्चर लेंगे, टेक्स्ट को कवर करने की कोशिश करेंगे भी, अब आप फेल हो जाएंगे। वो इसलिए क्योंकि उसमें बहुत सारी चेंजिंग है, जैसे कि बच्चे कहते हैं कि हम वो चेंजिंग पढ़ लेते हैं। अगर आप चेंजिंग पढ़ लेंगे तो मुझे एक चीज़ बताएं कि फिर 1 मिनट, अगर आप चेंजिंग वगैरह मतलब कि उसकी साथ साथ प्रिपरेशन कर लेंगे ओल्ड बुक के साथ, तो फिर भी आप नहीं कवर कर सकेंगे, क्योंकि टैक्स में रूल्स होते हैं। टैक्स के जो रूल्स हैं ना, वो चेंज हो गए हैं, मतलब उसके टैक्स रेट्स। उसके बाद आ जाते हैं टैक्स रेट्स। टैक्स रेट्स वो भी चेंज हो चुके हैं। अब पिछले हम कुछ क्वेश्चन जो पास पेपर के करते थे, उसमें टैक्स रेट्स कुछ थे। अगर हम टैक्स रेट चेंज करके खुद की प्रैक्टिस करके भी चीज़ों को फाइनलाइज कर लें, पढ़ लें, उसको प्रैक्टिस करके देखें, तो तब भी हम टैक्स के लिए ना मतलब पास नहीं कर सकेंगे। क्यों? मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जांपल, कि टैक्स क्या कहता है जी। आवाज़ नहीं आ रही। मेरी आवाज़, मेरी तरफ से माइक ओपन है। 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ। अच्छा, मेरी अब आवाज़ आ रही है? क्या मेरी वॉइस आ रही है आपको? काइंडली मुझे मैसेज करें, टेक्स्ट कर दें। टेक्स्ट कर दें, बोल के बता दें क्या मेरी वॉइस आ रही है। काइंडली मुझे बता दें मेरी वॉइस आप लोगों को आ रही है। अफराज असलम, आपको अब मेरी वॉइस आ रही है? जी ठीक है, जज़ाकल्लाह। आप अपनी मीटिंग को देखें, फराज असलम, मे बी कि आपको मेरी वॉइस नहीं आ रही। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे टैक्स रूल्स की, टैक्स रेट्स की। क्या स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हम ओल्ड लेक्चर लें, साथ एक PDF जो चेंजिंग की है टैक्स की, वो सामने रख लें और प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें? भी ऐसा कुछ नहीं करना, क्योंकि मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, ये वॉइस किसकी ओपन है, काइंडली वो अपना माइक ऑफ कर लें। मिसाल के तौर पर, एग्रीकल्चर लैंड पर टैक्स एग्जाम्प्ट है, लेकिन न्यू रूल कहता है कि उस पर एग्जाम्प्ट नहीं है, उस पर टैक्स चार्ज किया जाएगा। तो भी मसला बन गया। अब जो पिछले पास पेपर्स हम करके आ रहे थे, उसमें हम एग्जाम्प्ट कर रहे थे, इस मरतबा फॉर एग्जांपल आई कैप कह रहा है कि उसको एग्जाम्प्ट नहीं करना, तो मुश्किल हो गई फिर। पूरे का पूरा पास पेपर, उसकी कैलकुलेशन, हर चीज़ बदल गई, कि हर चीज़ उसकी बदल गई, कि मसला खड़ा हो गया। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि आप लेक्चर इसके इस मरतबा परचेज कर लें। पिछली मरतबा जो लेक्चर्स वगैरह थे, वो ओल्ड यूज़ हो सकते थे, लेकिन इस मरतबा ये ओल्ड यूज़ नहीं होंगे, तो आप काइंडली लेक्चर परचेज कर लें। ये जो टैक्स है ना, ये एक रूल, एक एक साल के लिए ये बुक जो होती है ओल्ड काम आती है। जैसे कि अब स्प्रिंग में एक बुक आ गई है 2023 में भी, के वो नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए भी यही रूल्स रहें, यही चीज़ें हैं। तो इसलिए इस मरतबा टैक्स लेक्चर जो है ना, आपने वो बिल्कुल न्यू और फ्रेश लेक्चर लेने हैं। उसमें जो भी चेंजिंग वगैरह आई होंगी, चाहे आप फेलियर हैं, चाहे आप फ्रेशर हैं, जैसे भी हैं, जो भी चेंजिंग वगैरह होंगी वो अंदर ही कवर हो जाएंगी।
और दूसरा, अगर आप फेलियर हैं, सबसे पहले मैं ये चीज़ बता दूं, क्योंकि यहाँ ये मीटिंग की रिकॉर्डिंग के बाद बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स ने भी सुननी है जो कि हमारे साथ प्रिपरेशन नहीं कर रहे, टैक्स की या बीलॉ की या किसी भी सब्जेक्ट की, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट में फेलियर हैं। अफराज असलम, आपके मसला आ रहा है, आई थिंक बाकी स्टूडेंट का किसी में से दो तीन साथ ज्वाइनर हैं, उनका अभी तक मैसेज नहीं आया वॉइस इशू का। आप ज़रा देखें अपना वॉइस, रीस्टार्ट करके देखें मीटिंग को, रीज्वाइन करें। मिनट, मुझे म्यूट कर दूं फिर सभी को? मैंने कहा था कि अपने माइक वगैरह बंद कर लें प्लीज। असद भाई अपना माइक बंद कर दें, अदरवाइज। एक मिनट, अब बंद है। चलें, नेक्स्ट फिर मतलब टैक्स की बात कर रहे थे कि जो फेलियर और स्टूडेंट्स। जी जी। अ, सर मुझे ना टैक्स की ना पिछले लेक्चर में सारे क्लियर है मेरे। तो क्या मुझे भी दोबारा लेने चाहिए लेक्चर्स? मुझे तैयार है सारी बुक। मेरा मतलब टाइम मैनेजमेंट का मसला आता है। ऑटम 2022 के, राइट? यस। भैया इस मरतबा लेने पड़ेंगे आपको, अगर आप फेलियर हैं आपको इस मरतबा लेने पड़ेंगे, क्योंकि टैक्स में चेंजिंग आ चुकी हुई है। तो चेंजिंग जो है वो पूरे न्यूमेरिकल्स को बदल के रख देंगी, रूल्स को बदल के रख देंगी, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। आप इस तरह करें, अपनी आपकी जो चीज़ें कवर हैं उनको कवर रखें, उनको रिवाइज करें, लेकिन कम से कम लेक्चर साथ इसलिए ले लें कि कोई जो छोटी सी भी चीज़ जिससे फेल होने के चांसेस बन सकते हैं वो निकल जाए। सर मेरी बात, मैंने न्यू बुक परचेज कर ली, आज ही की है मैंने। तो ठीक है, उससे भी काम नहीं चलेगा? आप न्यू बुक परचेज कर ली, अगर न्यू बुक में उनके वो क्या कहते हैं कि न्यूमेरिकल्स हर चीज़ असद भाई अपना ये वीडियो बंद करें। ठीक है, आपने न्यू बुक परचेज कर ली, लेकिन न्यू बुक भी काम नहीं देगी, फुल फ्लैज काम नहीं देगी, हमें लेक्चर इस मरतबा परचेज करने ही होंगे। आप मुझे बताएं न्यू लेक्चर कहाँ से लेंगे, मुझे ये चीज़ बताएं, जो उसमें चेंजिंग आई है उसको कैसे समझेंगे। आई थिंक इसमें पहले एसएमई आई थिंक था, वो क्या कहते हैं सेपरेट टैक्स रिजीम, इस तरह करके, तो वो चेंज हो चुकी हुई है। तो वो पूरे का पूरा सिनेरियो अब चीज़ ही फुल चेंज है, तो क्या करेंगे आप? तो आप मेरे को सजेशन दें कि यानी जो रेट भी रीजनेबल हो, और हम कौन से लेक्चर्स लें? भाई देखें, अब फुल मुख्तलिफ कॉलेजेस हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन 20 के, 18 के, 15 के, 12 के मुख्तलिफ फीस वगैरह के साथ ना वो लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आपका कोई दोस्त है तो आप मतलब कि ले रहा है लेक्चर, अगर आपके पास है तो आप उसके साथ एक ही डिवाइस पर बैठ के लेक्चर भी देख सकते हैं। अगर कोई ऐसा नहीं है तो आप ऐसे इंस्टीट्यूट से लेक्चर लें कि देखें टैक्स के हर टीचर ने ना चीज़ एक ही बतानी है, क्योंकि टैक्स सभी के लिए चीज़ें सेम है, ये कोई बिजनेस लॉ या कोई मुख्तलिफ चीज़ें नहीं है जो मुख्तलिफ तरीके से टीचर करवा रहे होते हैं। हाँ, न्यूमेरिकल करवाने का तरीका अलग हो जाता है, लेकिन चीज़ को समझाने का तरीका सेम होता है। फिर उसमें बस टीचर का मसला ये आ रहा होता है कि एक टीचर हमें कुछ चीज़ें किसी चैप्टर के साथ रिलेट करके पढ़ा रहा होता है, कोई टीचर किसी चीज़ के साथ रिलेट करके पढ़ा रहा होता है। तो वो मुश्किल नहीं है, आप किसी भी टीचर के लेक्चर उठा लें जो आपको सबसे कम कॉस्ट में मिल रहे होते हैं, चाहे रिकॉर्डेड मिले चाहे लाइव क्लास मिले, जैसे भी बेश कोशिश करें कि इस मरतबा रिकॉर्डेड लें, आप जल्दी कवर कर लेंगे चीज़ों को, क्योंकि आपने पहले पढ़ा हुआ है। तो ये चीज़ है। और ठीक है, थैंक यू सो मच। जी जी, और मैं ये चीज़ बताता चलूँ कि इस मर्तबा आप में से किसी ने भी मतलब प्रिपरेशन, हम क्या करते हैं, एक मर्तबा फेल हो गए, दूसरी मर्तबा हम पेपर देने जाते हैं, अक्सर दूसरी मर्तबा भी फेल होके आ जाते हैं। वो क्यों? वो उसका रीज़न ये है कि हमारे पास जो गलतियां हो चुकी हैं पेपर में, जैसे कि टाइम मैनेजमेंट का मसला आ गया, या हमने कोई सिलेक्टिव स्टडी की थी, या वट एवर जो भी हमारा मसला है, हम उसकी तरफ फोकस करते हैं नेक्स्ट अटेम्प्ट में, और 100% उसकी तरफ फोकस करते रहते हैं। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि माशाल्लाह के हम जो न्यू गलतियां कर देते हैं वो फिर फेल हो जाते हैं। ये काम नहीं करना। इसका मेथड आपने ये स्टार्ट करना है
कि आपने जब भी फेल होना है भी सीए में अक्सर हो जाता है, लेकिन इंशाल्लाह मेरे साथ जो आप ये सेशन लेके चलेंगे, पूरी प्रिपरेशन मेरी सुपरविजन के अंडर, तो मैं आपको कोशिश करूंगा कि मेरी उम्मीद है कि जितनी मैं मेहनत करवाऊंगा उसके बाद आप फेल होने के चांसेस है ना बहुत माइनर से रह जाएंगे। सीए में अक्सर इंसान फेल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन इंशाल्लाह मैं जैसे पढ़ाऊंगा, मैं जैसे चीज़ों को कवर करवाऊंगा, जैसे प्रैक्टिस सेट आपके सामने रखूंगा, जिस तरह सुपरविजन में रखूंगा आप लोगों को, जितनी सख्ती बरतूंगा जितनी होनी चाहिए रीजनेबल, इंशाल्लाह उसमें फेलियर के चांसेस बिल्कुल माइनर हो जाएंगे, पास होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन उसमें सबसे बड़ी चीज़ मुझे आप लोगों की ये चाहिए कि आप पंक्चुअल हों। जो चीज़ मैंने जिस वक्त दी हुई है मुझे वो टारगेट होगा, मैं ये 1-2 दिन का टारगेट नहीं होगा, पूरे एक वीक का टारगेट दिया करूँ। एक वीक में मुझे वो चीज़ चाहिए होगी, जब मर्जी बैठ के आप 1 दिन में कर लें, 2 दिन में कर लें, जब मर्जी आप मुझे करके दे दें, मुझे ये चीज़ चाहिए होगी। और हाँ, मैं बता रहा था कि मतलब कि जब आपने मतलब सेकंड टाइम भी अगर बुक को पढ़ने लगे या दिल नहीं करता पढ़ने का, कभी पहले भी पढ़ी हुई है, आप क्या करें, स्टार्ट किया है, तो आपने क्या करना है, अगर पास होना चाहते हैं तो इसको दोबारा फ्रेश तरीके से स्टार्ट करें। उसमें आपको बेनिफिट ये होगा, आपकी जो ओल्ड गलतियां हुई हैं पेपर में वो भी निकल जाएंगी, जो न्यू होंगी वो भी नहीं होंगी, क्योंकि हर चीज़ आपने नए सिरे से शुरू की है, अच्छी तरह से प्रिपरेशन की है कि दोबारा से जैसे आप फर्स्ट टाइम बुक को पढ़ें, फिर ना ओल्ड और ना न्यू कोई भी मिस्टेक नहीं होगी, और इंशाल्लाह आपका पेपर भी पास हो जाएगा। और ये चीज़ जैसे कि जब मैं पढ़ा करता था मेरा भी पेपर फेल होते थे, उसमें मैंने ये चीज़ खुद सीखी थी। फिर मैंने मेरे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह मैनेजमेंट का डिप्लोमा भी था, मुझे इन चीज़ों में एक्सपीरियंस बन गया जल्दी कि भाई ये चीज़ का मैंने मिस्टेक किया, अब मैंने दूसरी दफ़ा ये मिस्टेक की। मेरे एक कोलीग थे जिन्होंने 6 टाइम टैक्स फेल किया था, आप मान सकते हैं 6 टाइम टैक्स फेल किया था, वो अब जाके पास किया उन्होंने। तो कैसे, वो इसी तरह से उन्होंने एक मरतबा रिलैक्स हो गए, अच्छा मुझसे ये मिस्टेक होगी मैं ये अब कवर करूं, मुझसे ये मिस्टेक होगी, इस तरह करते करते उन्होंने 6 टाइम टैक्स फेल किया और 7वीं दफ़ा पास किया हुआ है। तो डर लगता है भी टैक्स फेल होने के बाद, ये डर लगता है कि टैक्स को पास कैसे करना है। लेकिन टैक्स बहुत आसान बुक है। अगर आप लोगों ने मेरी दूसरी वीडियो देखी है उसमें मैंने ये बताया कि कितना टैक्स में से थ्योरेटिकल पोर्शन जो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड निकाल लेते हैं, टैक्स में जो लॉ है ना उसमें रूल्स फॉलो नहीं करने, आपको बस आता हो कि क्या पूछा है, अंडरस्टैंडिंग हो क्वेश्चन की, आप बस बताते चले जाएं। और आप में से किसी ने पूछा था टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट में आप मुझे बताएं कि आपने पेपर को स्टार्ट कैसे किया था, क्या मैं आपसे ये चीज़ पूछूं, मुझे बताएं ज़रा पेपर को स्टार्ट कैसे किया था आपने। सर मैंने पता है क्या किया था। मैंने ना बड़े बड़े क्वेश्चंस पहले कर लिए थे मैंने सारे। तो लेकिन जो उसके साथ लास्ट टाइम वाला क्वेश्चन पेपर देखेंगे ना, तो लाइक अगर एक क्वेश्चन आया था ना, यानी सपोज न्यूमेरिकल है, उसके साथ ना उन्होंने 4-5 नंबर का ना बना के दिया हुआ था। तो मैंने वो एंड एंड के लिए रख लिए थे, तो वो मेरे एंड पे सारे छुट गए थे मेरे। वो मेरे आपने 30 नंबर। अपने इस मरतबा पता क्या करना है, आपको ये मसला हम्म। नहीं आएगा जो। मैंने इसलिए दरअसल नहीं किया ये, कि मुझे ये था कि अगर खुदा ना ख्वास्ता ये गलत हो गया, तो नेक्स्ट जो मुझे आता है वो भी ना छूट जाए। क्योंकि वो इस बार उन्होंने न्यू एडिशन चीज डाली थी, कि वो जो उन्होंने कहा हुआ था कि इस न्यूमेरिकल के ऊपर आप ना रिव्यू दें, कि यानी लाइक इनपुट के बारे में आप बताएं कौन कौन सी चीजें हैं, इस तरह का। मैंने कहा अगर ये मैंने सपोज में अपने अल्फाज में लिखता और ये गलत हो जाता है, तो जो मुझे चीजें आती हैं तो वो भी मेरे छूट ना जाए। अच्छा भी मैंने कहा अक्सर मैं आपकी बात काट रहा हूँ, अक्सर टीचर का कहना है कि भी कि आप रीड ओनली करें, रीड ओनली का मतलब ये अपनी वर्डिंग में याद करें। भैया हमारा, मैं बताऊँ ना, मैंने भी एक मरतबा किया था, मैं सच बताऊँ मेरा खुद का टैक्स एक मरतबा फेल हो चुका था, मैं बड़ा डिसहार्ट था, तो तब मुझे ये चीज़ याद आई कि मेरे टीचर जो भी थे उन्होंने कहा था रीड ओनली, ये चीज़ रीड ओनली कर लो, आप अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं। लेकिन भाई हमारा वो लेवल नहीं होता, हम ओ लेवल के स्टूडेंट नहीं होते कि हमारी इंग्लिश इतनी मतलब कि एक्सपीरियंस हो कि हम चीज़ों को अच्छे से लिख सकें, बयान कर सकें, ऐसा है कि नहीं है। जी। तो इसलिए आपने इस मरतबा इसको लॉ की तरह क्रैम करना है, जब आप क्रैम कर लेंगे ना तो आपका लेवल वैसे ही मतलब कि आप चलते फिरते चीज़ों को अपने जुबान में बयान कर रहे होंगे, कोई चीज़ पूछ रहा होगा आप उसको वॉइस नोट कर रहे होंगे अपनी जुबान में। जब ये चीज़ें हो जाएंगी, हमें क्रैम करने से वो चीज़ें, हमें बुक वर्डिंग अच्छे से थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती हैं, लेकिन कम से कम हमें लाइन का पता चल जाता है, लाइन ऐसे बनानी है, लाइन ऐसे लिखनी है। और कोशिश किया करें आप आसान से आसान बुक यूज़ किया करें, कि जहाँ से आपको आसान वर्डिंग मिले टैक्स के लिए सिर्फ। लेकिन लॉ के लिए मैं कहूँगा कि आप आई कैप बुक, या आई कैप बुक के मतलब कि जो बिल्कुल डिटो कॉपी हो किसी भी टीचर की, वो बुक यूज़ करें। उसमें बेनिफिट ये है कि जो आई कैप है वो जब पेपर बनाता है वो आई कैप की बुक उठाता है, ना कि किसी टीचर की उठाता है, ये चीज़ याद रखें।
अब आपके सामने मैंने एक सर अदनान रऊफ की बुक का टेबल ऑफ कंटेंट शेयर किया हुआ है, क्या आपको नजर आ रहा है सभी को? क्योंकि यस सर। सबसे ज्यादा स्टूडेंट ने ली हुई ये बुक है, इसलिए मैं यही लेके आया। इसमें मुझे बताएं आप, चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। आपको हरीश भाई, आपको सबसे पहले ना वो क्वेश्चंस करने हम्म। थे जो आसान थे और शॉर्ट थे। लॉन्ग की तरफ आप जाते ही ना, क्योंकि लॉन्ग एक वो चीज है उसमें ये चीज होती है कि उसमें बंदे को पता नहीं ये अब मतलब कि वो क्या कहते हैं कि यहाँ से कैसे करना है, उसकी कैलकुलेशन, बाज दफा उसका सिनेरियो बड़ा टफ सा होता है। और बाज दफा उन्होंने वो जो पॉइंट बना बना के क्वेश्चन के छोटे छोटे मार्क्स बनाए होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में, उनमें से कोई ऐसा हिस्सा पार्ट आ गया क्वेश्चन का जो कॉम्प्लेक्स हुआ, माइंड को घुमाने वाला हुआ, आप वहाँ फंस जाएंगे। लेकिन हाँ, आइंदा इस तरह नहीं करना। आपने क्या करना है, जब इस तरह का चीजें आ जाएं जो कॉम्प्लेक्स हो जाएं, आपको समझ ना आए, आपने क्या करना है उसका जो इंग्लिश में, जैसे कि आपको पता है कि अगर बिजनेस का उसमें कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होती है बिजनेस के न्यूमेरिकल में, उसमें आपने देखना है कि ये चीज इनएडमिसिबल है या एडमिसिबल है, बस उसको लिख दें। आगे वैल्यू नहीं भी आ रही छोड़ दें, खाली जगह छोड़ दें, वो 0.5 का मार्क्स तकरीबन आपको दे देगा। ये टाइम मैनेजमेंट। और ये एंड पे करते हैं, बड़े क्वेश्चन हमेशा एंड पे करने हैं, क्योंकि बड़े क्वेश्चन जो होते हैं ना, ये बंदे को थोड़ा सा सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि भाई इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, क्या ऐसा है कि नहीं है। जी। टैक्स में जो प्रीवियस पेपर आया है, अगर मैं पेपर देखूं, एक मिनट, एक मिनट जरा से आपको चीजें पता चल जाएंगी। अब टैक्स में सबसे स्मॉल और छोटे छोटे क्वेश्चन थे जो कि हमने तकरीबन वो 30 मार्क्स का या मैक्सिमम 35 मार्क्स का पेपर ऐसे ही कवर हो जाता है। 30, मिनिमम 30 मार्क्स का तो हो ही जाता है। मुझे बताएं, आपने सेल टैक्स को अच्छे से तैयार किया था? वो पक्का तैयार था मुझे, जो पहले की चैप्टर भी तैयार थे, पहले 5। और सेल टैक्स में अब वो थ्योरी कितने मार्क्स की दी है आपको पता है उसने? सेल टैक्स की जो थ्योरी जहाँ तक मेरा ख्याल आई थी ना, वो न्यूमेरिकल के साथ आई थी, 5 नंबर की, यानी इस तरह। और साथ में या एक दो मुश्किल से और सवाल थे, वो ज्यादा नहीं आए हुए थे, ज्यादा न्यूमेरिकल बेस था। तो जो इसकी थ्योरी थी ना, वो न्यूमेरिकल के साथ पार्ट बन के आई हुई थी, लाइक 5 या 6 नंबर की। तो वो मैंने नहीं की। मुझे था कि ये गलत हो जाएगा तो मेरा तो इसके नंबर कट जाएंगे, ये मैं एंड पे करूंगा, तो एंड पे मेरे पास टाइम ही नहीं बचा। आइंदा आपने, आपकी प्रिपरेशन इंशाल्लाह मैं अपने हिसाब से करवाऊंगा ना, तो आपको ये चीज़ नहीं मुश्किल। आपको पता है सबसे ज्यादा टैक्स में ना छोटी चीज थ्योरी है, उससे ज्यादा छोटी कोई चीज है ही नहीं। आपको ये आपने देखा भी होगा, 7 नंबर की सेल टैक्स में थ्योरी थी, जिसमें वो पूछ रहा था मैन्युफैक्चर ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज लोकेटेड इन द रेजिडेंशियल एरिया ऑफ कोरंगी। वो ये छोटी छोटी रेजिडेंशियल एरिया की बात कर रहा था वो, ये थोड़ा सा वो कॉटेज इंडस्ट्री की तरफ भी इशारा जा रहा था। तो हमें ये अंडरस्टैंड करना था चीज़ों को। अगर हमें वो मिल जाती, आप एक बड़ी सी ऊपर लॉ की तरह एक प्रोविजन देते कि भाई कॉटेज इंडस्ट्री ये है, और उसके नीचे ये रिलेट कर देते उस चीज़ के साथ, बस एक लाइन में रिलेट करना था चीज़ों को, और आपके 4 नंबर पक्के। और उसके साथ था उन्होंने 0% रेट ऑफ 0%, व्हाट आर दी एक्सेप्शंस ऑफ दिस रूल। और बच्चों ने सबसे ज्यादा इसमें बड़ी गलती क्या की है, कि बच्चों ने एक्सेप्शंस बताने की बजाय दूसरी चीजें बता दी थी इसकी। तो इंशाल्लाह आपका मसला मसाइल इस मरतबा नहीं होगा, क्योंकि आपको, आपने मेरा स्केड्यूल देखा था जो, यस सर। और उसमें आपने टेस्ट दिए थे जो लास्ट टाइम आप जहाँ से भी पढ़ रहे थे, टेस्ट वगैरह किए थे आपने? नहीं, मैं टेस्ट नहीं दिए थे मैंने। तो ये सबसे बड़ा टाइम मैनेजमेंट का मसला हुआ, सबसे बड़ा। आपको पता है हमारी जो सोच है, हम कहते हैं कि भाई टेस्ट क्यों देने, हम पास पेपर्स की इतनी प्रैक्टिस कर लेते हैं। भी टेस्ट देने का सबसे बड़ा मकसद ये होता है कि हम टाइम बाउंड करते हैं, हमें पता होता है कि टेस्ट इतने मार्क्स का बना है, हम उतने मार्क्स के लिए स्टॉप वॉच लगाएं, बैठ जाएं, हम देखें कि कितनी देर में हम कितना परफॉर्म कर पा रहे हैं। फिर उसके बाद अपने आप को देखेंगे कि हमने क्या किया। और उसमें सबसे बड़ी जो चीज़ होती है टेस्ट में, एक होती है मिड टर्म और एक होती है मॉक, जो सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है कि बच्चों के लिए जो
सॉरी, चैप्टर वाइज चीजें होती हैं, वो बच्चा अगर छोड़ देता है, क्योंकि अक्सर मैं भी छोड़ देता, लेकिन जो मिड टर्म और फाइनल होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो बच्चे को बिल्कुल एग्जाम की तरह प्रेशर देती है। अगर वो चीजें साथ साथ हुई होती, जो मिस्टेक्स आप वहां कर रहे हैं, तो यहाँ नहीं होनी थी, एग्जाम में कभी भी नहीं होती। और इंशाल्लाह अब नहीं होंगी। अब कैसे नहीं होंगी? आपसे जितने भी इस मेरी वीडियो को देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो स्टार्टिंग में स्प्रिंग 2022 और ऑटम 2022 इसका पास पेपर सॉल्व नहीं करेंगे प्रैक्टिस करते वक्त। उसका रीजन है कि इसका फुल फ्लेज पास पेपर जो है पूरी बुक का, वो आप एग्जाम से जो एक मंथ पहले, जो सेकंड मंथ होता है एग्जाम से पहले वाला, जैसे कि फेब आ रहा है, फरवरी, उसमें आप वो अपने आप को एक एग्जाम की तरह अपने रूम में बंद करके, जहां आपको इजी लगे, जहां आपको कोई डिस्टरबेंस ना हो, स्टॉप वॉच लगा के बैठ जाएं और उसको परफॉर्म करें। फिर एक वीक के बाद दूसरा पेपर परफॉर्म करें, और ऐसे ही सारे सब्जेक्ट का, FAR 1 हो गया, या आपके इवन के आप ऑडिट वगैरह या किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, तो यही स्ट्रेटेजी अपनाएं। वो जो एग्जाम का प्रेशर है अपने आप को परफॉर्म करने का, कि आप में क्या कमी आ रही, कहाँ आप टाइम मैनेजमेंट में, कहाँ पेपर को समझने में, या जो भी मसले मसाइल हो रहे हैं, वो निकल जाएंगे। अगर आपका कम से कम 50 मतलब कि 70% भी मसले आ जाते हैं ना, तो इंशाल्लाह ऑटम वाले पास पेपर में ये मसले नहीं होंगे। और उसके साथ आपका एक मॉक टेस्ट भी होगा, आप 3 दफा एग्जाम अपने घर में परफॉर्म कर रहे होंगे, और चौथी मर्तबा एग्जाम आप आई कैप में परफॉर्म करेंगे, और वहां यकीन करें आपके पास दोबारा से रिव्यू करने का भी पेपर को टाइम मिल जाएगा, करने के बाद, जब आपकी इतनी प्रैक्टिस घर में हो चुकी होगी। साथ साथ टेस्ट आप नहीं देना चाहते तो ना दिया करें, मैं उसका नहीं कहता, लेकिन उसका मिड टर्म लाजमी दें, उसका फाइनल लाजमी दें। लेकिन अगर आपने सारे के सारे टेस्ट दिए हुए हैं, तो भी वो आपको कामयाबी के बिल्कुल करीब, बिल्कुल आखिरी कड़ी पे पहुंचा देते हैं, जब आप मौक दे देते हैं। उसके बाद बच्चा अगर पास पेपर, वो जो दो कम से कम पिछली एक अटेम्प्ट के ऐसे पास पेपर उठाए जिसको उसने प्रैक्टिस नहीं किया, वो फुल बुक का पास पेपर दे, अपने आप को 3 घंटे 15 मिनट के लिए अपने आप को रूम में बंद कर ले। फिर आप देखें कि आपकी प्रोग्रेस क्या है। अगर मिस्टेक्स आती हैं, कम से कम आपको एग्जाम से पहले वो पता होंगी कि हम इस टॉपिक में इस तरह करके वीक हो रहे हैं, चले थोड़ा सा उस पर फोकस कर लें, और वो कमी पेशी भी निकल जाएगी। और दूसरा, ग्रिड वाइज प्रिपरेशन किया करें, कि ग्रिड में अगर वो 30 मार्क्स कह रहा है, तो आप वहां से कोशिश करें 15 तो लेने हैं, 50% मार्क्स तो उसके गेन करें ना, और मिनिमम के किया करें, मैक्सिमम ग्रेड के मार्क्स ना गेन किया करें। और आपने टेक्स्ट वगैरह की, आप सबने मेरी वीडियो जो प्रीवियसली जिसमें मैंने बताया कि कैसे कैसे वो क्वेश्चन टच करता है, कैसे चीज़ें हैं, तो वो सारी आपने देखी है। इसमें मैंने सिर्फ आपको बताना है प्रिपरेशन हमने कैसे करनी है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकता है, फिर मैंने जल्दी जल्दी चलते जाना है, क्योंकि प्रिपरेशन को मीटिंग बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आप मैसेज कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन तो नहीं है टेक्स्ट के बारे में, या किसी और बुक के बारे में? चल ठीक है, जब मैं FAR 1 की तरफ आऊंगा उस वक्त हो जाएगी चीज। अच्छा जी, सबसे पहले हमने सेल टैक्स स्टार्ट करना है। उसका रीजन ये है कि वो 30 मार्क्स का है, कि उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि उसमें थोरेटिकल पोर्शन जो है, वो मिनिमम भी वो 10 नंबर का टच कर लेता है, 10 नंबर के करीब वो सेल टैक्स का करेगा। लेकिन उसमें हमने कमी पेशी नहीं छोड़नी न्यूमेरिकल से भी, लेकिन न्यूमेरिकल हमने पहले नहीं करना। मेरा इस मंथ का जो टारगेट है, वो सेल टैक्स मुकम्मल है, उसमें रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट है। वो क्यों? क्योंकि सेल टैक्स में जो रिकॉर्ड्स है वगैरह हैं, वो मतलब कि चैप्टर इनकम टैक्स के रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट के साथ रिलेट कर रहे हैं। आप जब वो चीज़ें पढ़ेंगे, वो एक साथ मिल जाएंगी और आपको पढ़ने में आसानी हो जाएगी। और सेल टैक्स जो सर की बुक है, उसमें 20 चैप्टर नंबर 20 है सेल टैक्स, और उसमें चैप्टर नंबर 21 ये सेल टैक्स का चैप्टर नंबर 2 है। और इसमें आपको मैं डेली बेस पे चीज़ें बता दिया करूंगा, कभी 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 मैं वीकली बेस पे भी बता दिया करूंगा, लेकिन मुझे इस मंथ में सेल टैक्स प्लस रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट वाला 16 चैप्टर नंबर, आपके सामने मैंने टेबल ऑफ कंटेंट रखा है, मुझे 16 चैप्टर रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट कवर चाहिए। उसका बेनिफिट ये होगा कि आप थोरेटिकल पोर्शन सारा कवर करेंगे, आपने न्यूमेरिकल कोई टच नहीं करना सेल टैक्स का, ना न्यूमेरिकल फॉर्मेट की तरफ जाना है। जब न्यूमेरिकल की बारी आएगी, उसमें मैं आपको एक फॉर्मेट दूंगा, आप सारे के सारे 1000 क्वेश्चन भी अगर सेल टैक्स के आ जाए ना, उसके अंदर से बस गुजार दें।
आपको सारे के सारे न्यूमेरिकल आ जाएंगे, सिर्फ एक फॉर्मेट। उसको बेशक रट्टा मार लें, बेशक उसको समझ लें, जैसे आप लोगों को बेहतर लगे वो। और जिस टीचर ने स्टार्टिंग में जो फॉर्मेट बनाया था, उसकी एक मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ताकि आप लोगों को न्यूमेरिकल में कैसे क्वेश्चन को मतलब डालना है या करना है वो चीज़ समझ आ जाए। लेकिन मैंने जो न्यूमेरिकल फॉर्मेट बनाया, उसमें मैंने पिछले ऑल पास्ट पेपर का हर चीज़ को देखते सोचते और समझते हुए मैंने वो चीज़ बना दी, कि भी उसमें कोई कमी पेशी रह ना जाए, कोई ऐसी मतलब कि चीज़ ना रह जाए कि बच्चा जब क्वेश्चन सॉल्व करे तो बच्चा अगर उसने रट्टा लगाया हुआ है न्यूमेरिकल का, तो वो चीज़ रह ना जाए उसमें कि भाई कि ये पॉइंट कहाँ से आ गए। वो जब न्यूमेरिकल फॉर्मेट आपसे शेयर होगा, वो आप तब देखेंगे तो आप हैरान होंगे। लेकिन सेल टैक्स की भी आपने थ्योरी याद करनी है, और मुझे क्रैम की हुई चाहिए। अगर आपके पास शायद अदनान रऊफ की बुक है, एक मरतबा उसको ओपन करके देख लें, उसमें छोटे छोटे से चैप्टर बने हुए हैं। मेरे पास भी बुक पड़ी है, उसमें छोटे छोटे चैप्टर बने हुए हैं, और फर्स्ट पेज पे आप देखेंगे उसने मतलब हेडिंग दी हुई है, सिर्फ वो टेबल बनाया हुआ है कि उसमें पता चल जाता है कि इसमें हमने कौन कौन से सेक्शन पढ़ने हैं। तो काइंडली मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर किसी ने लेक्चर लिए हुए हैं, वो एक मरतबा देख ले। लेक्चर लेने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, जल्दी जल्दी 1.5 पे लेक्चर देख लें जल्दी जल्दी, और आप इसको कवर करें। कोशिश करें कि ये एक वीक में चैप्टर नंबर 20 हो जाए। अगर नहीं हो रहा तो कोई मसला नहीं, आपके पास पूरा ये मंथ पड़ा है। मुझे ये 16 चैप्टर और 20 चैप्टर 21 ये मुझे क्रैम किया हुआ चाहिए। और ऐसे क्रैम करना है जैसे आप मैट्रिक में क्रैम करते थे, या आप उधर एफएससी में आए थे तो तब चीज़ों को क्रैम करते थे, मुझे ऐसे ही क्रैम किया हो जाए चाहिए। क्योंकि जब आप क्रैम कर लेंगे ना, फिर आप अपनी वर्डिंग में लिखने के काबिल हो जाएंगे, क्योंकि आपको वर्डिंग आ जाएगी, आपके पास वर्ड्स होंगे, आपके पास लाइन बनाने का तरीकाकार हो जाएगा। तो इंशाल्लाह ये चीज जब मेरा टैक्स लगा था ना, मैंने ये चीज अपनाई थी कि मुझे पता था, टीचर ने कह दिया ये चीज भाई डेफिनेशन इसको क्रैम कर लो, अच्छे से याद कर लो, ये जो पूछेगा तो डिटो कॉपी लिखनी। लेकिन बाद में मेरे साथ मसला क्या हुआ, टीचर ने उन्होंने क्या पूछा, जब मतलब कि उन्होंने पूछा था मुझसे ये वैल्यू ऑफ सप्लाई का, वो मैंने क्या किया, अब मुझे क्या पता था, उन्होंने वो सिनेरियो बना के पूछा, मुझे समझ ही ना आई। क्या सर ने तो कहा था रीड ओनली कर लेना, अगर इसके अंदर वो चीज पूछेगा तो मैं बता दूं। मुझे फिर मुश्किल आई, फिर मुझे समझ आई कि नहीं, ये लॉ की तरह ही करना है, कि जैसे लॉ है उसमें हमने सबसे पहले प्रोविजन बतानी होती है, जैसे कि अंडर दी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, उसमें प्रॉपर बुक क्या कहती है पहले वो बताना है, फिर सिनेरियो को रिलेट करना है। तो ये चीज है। आप जब देखेंगे ना वैल्यू ऑफ सप्लाई से नेक्स्ट पेज क्वेश्चन, उस उधर उन्होंने सिनेरियो बना के क्वेश्चन, और नीचे उसका सिनेरियो को कैसे सॉल्व करना है वो क्वेश्चन सर ने बनाया हुआ है, आपको मुश्किल नहीं आएगी। इसलिए मुझे ये पूरा सेल टैक्स क्रैम किया हुआ चाहिए, क्योंकि अगर वो 5 नंबर का टेस्ट करे, 10 नंबर का करे, 20 मार्क्स का करे, जितने मार्क्स का भी वो टेस्ट करता है, कम से कम आपको क्रैम की हुई चीजें क्लियर हो जाएं। और उसका सेकंड बेनिफिट क्या होगा, आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उसमें उसके ट्रीटमेंट, आपने तो क्रैम की पूरी वो चैप्टर किए होंगे, जब क्रैम किए होंगे, जब हम न्यूमेरिकल करने लगेंगे, तब आपको वो अंदर से निकल निकल के चीजें आ रही होंगी, वो हमने ये फलां चीज पढ़ी, अगर 180 डेज से ऊपर चले जाए तो वो मतलब के टैक्स पे करना होगा, या ये करना होगा, या उसका इनपुट डिडक्ट नहीं कर पाएगा वो अपना आउटपुट से, अगर वो 180 डेज से पेमेंट ऊपर जाके करेगा। ये वाले सिनेरियो जब आपने क्रैम किए होंगे, तो वो आप न्यूमेरिकल्स में चीज को बस पढ़ रहे होंगे, वो आपके माइंड में वो सोल्यूशन सॉल्व होते चली जाएंगी चीजें। जब आप क्रैम नहीं ना करेंगे चीजों को, तब वो सॉल्व नहीं होंगी। और क्रैम, किसी बच्चे की क्रैमिंग अच्छी है, किसी बच्चे की समझने की पावर अच्छी है, भी समझना ठीक है, लेकिन कम से कम बुक वर्डिंग को अच्छे से उस लेवल तक पढ़ लें कि जब वो क्वेश्चन पूछे तो आप बुक वर्डिंग कर सकें, लिख सकें। हम क्या करते हैं, हमें कॉन्सेप्ट समझ आ गया, हम अपनी वर्डिंग में जब लिखने की कोशिश करते हैं तो तब माशाल्लाह वो लाइन को ही ऊपर नीचे कर जाते हैं, वो कुछ पास्ट में डाल दी, कुछ फ्यूचर में डाल दी, कुछ कहीं डाल दी, कुछ कहीं। और बाज़ दफ़ा क्वेश्चन ऐसा होता है, उसने हमसे एडवाइस पूछी होती है, और हम एडवाइस ऐसे दे रहे होते हैं कि वो भाई यू और योर वाला वर्ड लगा के, भाई ये ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे नहीं करना। बाज़ मैंने क्वेश्चन, मैं पेपर चेक करता हूँ ना बच्चों के कॉलेज में जब, तो मैं ये चीज़ें देखता हूँ। भाई एक बच्चे ने, उन्होंने पूछा है कि आप एडवाइस दें, तो एडवाइस का मतलब ये नहीं कि ये करना है, एडवाइस देनी है, आप कंपनी के नाम यूज करके एडवाइस दें। आप क्या कहते हैं कि अगले को सलाह मशवरा जैसे हम बात करते हैं ऐसे देना शुरू कर देते हैं, भी ऐसे पेपर थोड़ी करना है। अगर आपने प्रॉपर बुक वर्डिंग याद की होगी ना, तो आपको वैसी चीजें पता चल जाएगा। अच्छा जी, बच्चे का क्वेश्चन है जी, डेली बेसिस पर कितना कितना करेंगे, एक दिन में कितना टॉपिक, लास्ट डे बर्डन ना हो ज्यादा।
भी मैंने आपको ये क्रैम करने वाली चीज इसलिए बताई है कि आपने डेली 2 आवर टेक्स्ट को दे देने, 2 से मैक्सिमम टाइम हुआ तो 3। और जो पिछला पड़ा है वो 30 मिनट उसको देने हैं रिवाइज करने के। और रिवाइज करने का तरीकाकार ये नहीं कि एक मरतबा बैठ के जब तक वो माइंड दोबारा से जुबानी ना पढ़ने लगे तब तक नहीं, ये रिवाइज करने का तरीका नहीं होता। रिवाइज करने का तरीका होता है, आपने जब बुक ओपन की, बिस्मिल्लाह की, आपका माइंड अभी फ्रेश है कि आप बुक पढ़ने लगे, आप वो जो पिछला पढ़ा हुआ है उसकी एक एक लाइन को बस एक मरतबा देख के रीड कर लें, अच्छे से एक एक लाइन को रीड कर लें। वो जब 1 मरतबा, 2 मरतबा, 10 मरतबा, जब 20 मरतबा रिवाइज हो जाएगा ना, वो उस लेवल तक पहुंच ही जाएगा कि आपको कभी भूलेगा ही नहीं। और इंशाल्लाह ऐसे चीजें कवर हो जाएंगी कि आप एग्जाम से पहले अगर रिवीजन ना भी करेंगे ना तो आपको चीजें आ रही होंगी, इतना लेवल हो जाएगा आपको। हाँ, वो चीजें मैं साथ साथ बताता जाऊंगा कि आपने इन चीज़ों को लिखना कैसे या करना कैसे, वो चीज़ें इंशाल्लाह साथ साथ हो जाएंगी। उसके लिए आपको मतलब मुश्किल नहीं पेश आएगी। तो ये चीज़ें हैं। तो टैक्स की ये चीज़ हो जाती है क्लियर। तो टैक्स में और कोई क्वेश्चन, बाकी जो चीज़ें हैं उसके बाद मैंने आपके साथ स्केड्यूल शेयर किया है। जिस जिसका मैं न्यूमेरिकल कह देना है, मैंने वो न्यूमेरिकल आपने करना है। जब मैंने कह देना है कि आपने इसका थ्योरी ही सारी याद करनी, थ्योरी करनी। और दूसरा ये चीज़ मेन रह गई, टैक्स आप रेगुलर भी ले रहे होंगे, आप उनके भी टेस्ट दे रहे होंगे। भी टैक्स को फिर इस तरह आप इसको प्लान करें कि जब आपके टीचर पढ़ाएं वो रोज का थोड़ा सा टॉपिक पढ़ाएंगे आपको। तो आपने क्या करना है कि आपने वो टीचर का ना 2-3 मिनटों में जल्दी जल्दी रीड करके याद करना है, करके उसके टेस्ट के उसके इक्वल अपने आप को बना देना है कि भाई हमने टेस्ट देना है। तो जब आप ये चीज कर लेंगे ना तो आप इधर ज्यादा फोकस करना है और उधर टीचर वाले को उस लेवल पर फोकस करना है कि टीचर का जो रोज का काम है रोज खत्म कर लें। अगर आप टीचर का रोज खत्म कर लेंगे फिर आपके लिए ये मुश्किल नहीं होगी। जब तक टीचर सेल टैक्स तक पहुंचेगा हमारा सेल टैक्स कवर हो चुका होगा। और इंशाल्लाह इसमें से वो 30 मार्क्स लेता है ना, हमारे 20 आने चाहिए एग्जाम में। 20 हर सूरत आने चाहिए, चाहे वो न्यूमेरिकल प्लस थ्योरेटिकल पोर्शन टच करता है इसमें से, बेशक वो 30 मार्क्स का भी कर लेता है टच, तब भी हमारे 20 मार्क्स आने चाहिए। और उसके बाद हमारे चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 इसमें से 5 मार्क्स भी निकलते हैं क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड वो पूछता है। मैंने पहली वीडियो में भी यही चीजें बताई हुई हैं, अब भी मैं यही चीजें बता रहा हूँ। और 4, 5, 6 ये चैप्टर ऐसे हैं कि जिसमें से वो फिर भी तकरीबन 5 मार्क्स का फिर से टेस्ट कर लेता है। भी हमारे असल में ना न्यूमेरिकल बड़ी दूर है। न्यूमेरिकल तक पहुंचते पहुंचते हमारा पेपर जितने में पास हो जाना चाहिए ना, क्योंकि पेपर को खड़ा करना है, स्ट्रक्चर उसकी वो बेस बनाने के लिए ये चैप्टर बहुत जरूरी है। कौन कौन सा? सेल टैक्स, मुकम्मल थ्योरी, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल अंदर ही कवर होने हैं। आप जब थ्योरी को क्रैम के तरीके से याद करेंगे ना तो आपको न्यूमेरिकल ऐसे आएंगे जैसे आपने क्रैम की हुई हैं चीजें। उसके बाद चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस जो मैंने टेबल ऑफ कंटेंट आपके सामने शेयर किया ये चीजें। और उसके बाद आ जाता है, आगे आ जाएं आप, रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट, रिटर्न असेसमेंट, अपील। ये चीजें ना असल टीचर लास्ट में करवा रहे होते हैं कि बच्चे को अच्छी अच्छी याद रहें और फिर बच्चा पेपर दे और निकलता बने। अब ये ऐसा होता है रिटर्न असेसमेंट अपील में। लेकिन ऐसा नहीं करना। अभी मैंने खुद नहीं याद करके देखें, ये इतनी आसान है ना। बच्चे सिर्फ क्या करते हैं, बच्चे सिर्फ ना इसको कॉन्सेप्चुअली याद करते हैं। जब कॉन्सेप्चुअली याद करते हैं तब मुश्किल आ जाती है। इसको भी आपने कोशिश करना है, वर्डिंग बनाएं इसकी। कम से कम आपके पास अगर अपनी वर्डिंग नहीं अच्छी बयान कर सकते तो फिर आप इसको बुक वर्डिंग में करें। जैसे कि भाई ने कहा कि वो मुझे लगा कि मैं अपनी वर्डिंग में बयान करूंगा तो मेरे लिए वो गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि आपने तब बुक वर्डिंग के तरीके से याद नहीं किया, तब आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट के तौर पे याद करने की कोशिश की है कि कॉन्सेप्ट क्या कहता है, बस ठीक है, गुजरते जाए। तो ये चीज़ें हैं। इंशाल्लाह मैं साथ साथ डेली बेस पर भी, वीकली बेस पर भी मैं चीज़ों को चेक करता रहूँगा। अगर आपके टीचर की कोई चीज़ें मतलब नहीं रिलेट हो रही, कोई मसला आ रहा है तो तब भी मैं देखता चलूँगा को कोई मुश्किल ना आप लोगों को आए। और सबसे बड़ी बात, बुक कौन सी चूज़ करनी है। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर फारूक से पढ़ने के बाद उनके मैसेज बहुत ज़्यादा आ रहे थे कि भाई सर फारूक की पीडीएफ है, अगर उनकी बुक नहीं है तो भाई आप कोई भी बुक परचेज करें, सर भी यही कहते हैं। और दूसरा, अगर आप मतलब कि कहीं दूसरे टीचर की बुक ले रहे हैं और चीज़ों को रिलेट करने में मुश्किल पेश आ रही है कि जैसे कि सर ने कुछ पढ़ा दिया है, उसके टॉपिक का नाम कुछ रख दिया है, जैसे कि अल्टरनेटिव कुछ और रख दिया है, और आपको बुक में वो चीज़ नहीं मिल रही, तो आप मुझे मैसेज कर दें कि भाई सर, आप सर को मैसेज कर दें। क्यों नहीं, सर तो शायद जाहिर बात है कि सर वो बुक दोनों तो नहीं देखेंगे। आप इस तरह करें, उनके टीए को मैसेज कर दें कि हम ये बुक यूज़ करें। अगर वो नहीं चीज़ का आंसर करें तो आप मुझसे मैसेज कर दें, मैं आपको पब्लिकली ये हेल्प
प्रोवाइड कर दूंगा कि भाई आपको वो आसानी से चीज़ें मिल सकें, क्योंकि आप मेरे साथ सुपर मेरी अंडर आप पढ़ेंगे। लेकिन भी अगर कोई एक्टिव ना हुआ, ये चीज़ मैं पहले कह रहा हूँ, फिर मैं बहुत सख्ती करूँ। और वो किस लेवल की होगी ये इस वीक के गुजर जाने के बाद है ना, जब मैं पहला रिवीजन करवाऊंगा, हो सकता है रिवीजन में आप लोगों को टेस्ट दूं। जब वो चीज़ होगी ना, रिवीजन का मतलब ही यही है। फिर चाहे वो टेस्ट हो जाए, चाहे मैं किसी कोई एक दो पास पेपर आप लोगों से टेस्ट करवा लूँ, किसी भी तरीके से। तो अगर मुझे पता चला कि आप लोग सीरियस नहीं हैं, किसी ने आगे मुझे कहा कि मैं यहाँ बिजी था या वहाँ था, भी मेरी जो ऑफिशियल में जहाँ काम कर रहा हूँ ना, वहाँ बच्चे ऐसे हैं कि बच्चों ने शादी है उनके घर में, वो पहले अपना काम कवर करवा के मुझे प्री टेस्ट दे के फिर जाके शादी अटेंड कर रहे हैं। कि इतना उनको मैंने फिक्र करने पर लगा दिया हुआ है कि भाई फेल ईयर बहुत बड़ा चीज़ है, कि अगर आप फिक्र करें। लेकिन इसको सर पे सवार नहीं करना, नेक्स्ट प्रिपरेशन के लिए। अगर आप नेक्स्ट प्रिपेयर होना चाहती है तो फिर फेलियर को साइड पे रख लो, फिर ये करो कि हमने होना ही नहीं है फिर। बस ये को हम असल में ये ना, हमने खुद ने मुश्किल बनाया हुआ है, मुश्किल है नहीं। हम पहले भी तो सारी बुक याद करते थे, इसमें भी चीज़ों को याद करना है, लेकिन थोड़ा सा टाइम दे के, समझ के। और पहले वो बुक में से चीज़ें थी जब हम एफएससी वगैरह किया करते थे। अब थोड़ा सा ये है कि अब कॉन्सेप्ट के साथ हमने फाइट करनी, तो इंशाल्लाह मुश्किल नहीं आएगी। टैक्स के बारे में किसी का कोई क्वेश्चन? स्केड्यूल तो मैंने आप लोगों के साथ पहले ही शेयर कर दिया था। टैक्स के बारे में कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। सर नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं टेक्स्ट के साथ। मैंने कोर्स के बारे में आपसे गाइडलाइंस लेनी थी। जी जी। सर मैंने कोर्स पहले नहीं पढ़ी हुई, तो मैंने पहले सर अब्दुल अजीम से मैंने लेक्चर लिए थे कि मैंने वो ड्रॉप कर दिया था, फिर मैंने अ, सब्जेक्ट मैंने मैं नहीं। ना असल में ना मैंने वो मीटिंग हम्म। जो हमारी लंबी हो गई है, मैंने जस्ट इसमें टैक्स की बात की है। हम्म। नेक्स्ट हम इस तरह करते हैं, एक छोटी सी मीटिंग रखते हैं जिसमें मतलब कॉस्ट FAR 1, क्योंकि ये 3 सब्जेक्ट हैं, आगे न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल का बताना जो है ना वो एक ही हो जाएगा, जितने भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट हैं उनकी एक ही मीटिंग काफ़ी है। तो मैं आपको अच्छा। लिंक शेयर करता हूँ, आप उसको ज्वाइन करें, ठीक है? चलिए ठीक है। जजाकल्ला जजाकल्ला भाई। जजाकल्ला, ओके। अल्लाह।